नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मास्टर स्टोरी चैनल में। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख या सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ललिता जी आंखों में आंसू लिए लोगों के आगे आंचल फैलाकर भीख मांग रही थी। कोई उन्हें 100 रुपये देता तो कोई 50 रुपये देता, तो कोई उनकी हालत पर बेशर्मों की तरह उनका मजाक बनाकर हंस देता। कई कई घंटे तक लोगों के सामने भीख मांगने के बाद उन्होंने अपनी झोली उतारकर पैसे गिने तो उनकी आंखें भर आई, पर अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए थे। तभी उनके पास अचानक से कार आकर रुकी तो ललिता जी उस कार में बैठी महिला से बोली, जिसने पहले से ही फॉर्मल ड्रेस और आंखों पर काला चश्मा पहने हुए थी, मैडम तुम्हारी कार साफ कर दूं? तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? चल हट बुढ़िया, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। उसने ललिता जी को कार की खिड़की से ही धक्का देते हुए कहा। तभी एक महिला ने उन्हें वहां जाकर गिरने से संभाल लिया और उस महिला को कार से बाहर खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्साकर बोली, बुजुर्गों से कैसे पेश आते हैं? क्या सारी तमीज भूल गई हो या माँ बाप कुछ नहीं सिखाया? हे यू ओल्ड लेडी। जैसे ही ललिता जी के कानों में यह आवाज़ पड़ी, उन्होंने देखा उनका बड़ा बेटा और बहू हैं। बहू को तो ऐसे हुलिये में पहचान ही नहीं पाई थी। ललिता जी को देखते ही बेटा झट से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा। ललिता जी बेटे की गाड़ी का दरवाज़ा पीटती रही, सुन तो बेटा मेरी बात, अपने उस जन्मदाता को बचा ले बेटा, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ। लेकिन माँ की बात सुना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं और तुरंत वहाँ से तेज रफ्तार में निकल गया। वह महिला बोली, बहन जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपके पति को? मुझे बताइए। देखिए मैं एक महिला संगठन से हूँ और समाज सेवा करती हूँ, तो आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। ललिता जी उस महिला के गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बहन जी मेरे पति को बचा लीजिए। कहते कहते वह अतीत के भंवर में खोई चली गई। देखिए बहन जी, आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ललिता जी बोली, डॉक्टर साहब शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत कहिए, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी देखिए, इस वक्त इनका टाइम से ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ललिता जी की आंखें गीली हो चुकी थी। हाँफते दौड़ते छोटे बेटे के घर पहुंची, जहां बेटा बहू पहले से ही रोज की तरह ठहाका मार मार कर खाना खा रहे थे। पिता वहां अस्पताल में 2 दिनों से भर्ती है, लेकिन जैसे उन्हें कोई सूध ही नहीं है। ललिता जी को देख बहू का माथा ठनका और वह बोली, अब क्या लेने आई है बुढ़िया? कम से कम खाना तो टाइम पर खाने दिया कर। ललिता जी बेटे के पैरों में गिर गई। बेटा, अगर तेरे थोड़े से पैसे देने से मेरे पति की जान बच सकती है तो इसमें क्या हर्ज है? क्या तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वह तो अपने खून पसीने की एक एक कमाई तुम पर खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचते थे, और आज तुम अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं दे सकते। छोटी बहू तमकते हुए बोली, बुढ़िया पैसों का खजाना नहीं छोड़ गया है तेरा पति, और यह फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर, अब निकल जा यहाँ से। ललिता जी फिर से बेटे से गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी पाई पाई चुका दूंगी, पर अपने पिता को बचा लो। लेकिन बेटे ने माँ की एक नहीं सुनी, पत्थर की मूरत बन बस चुपचाप खाना खाता रहा। लगता है बुढ़िया तो ऐसे नहीं मानेगी। छोटी बहू ने ललिता जी का हाथ पकड़ा और उनके हाथ पैर 10 रुपए रखा और गले में भिखारी की तरह झोली डालकर बोली, बहुत बड़ी दुनिया है बुढ़िया, अगर लोगों से जाकर भीख भी मांगोगी तो तेरे पति का इलाज आराम से हो जाएगा।
कहते कहते वह दहाड़े मारकर रोने लगी। महिला संगठन की वह मैडम ललिता जी को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची और उनके पति का इलाज करवाया। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके बेटे बहू ने जो आपके साथ सलूक किया उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। आप मुझे अपनी कहानी विस्तार से बताइए ताकि मैं उनके खिलाफ पूरा एक्शन ले सकूं। ललिता जी बोली। बताते बताते एक बार फिर से अपनी अतीत के भंवर में खो गई। बेटा राजेश, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। यह देखो ना, तुम्हारे बाबूजी के चश्मे की क्या हालत है। एक तो यह इतना पुराना है, ऊपर से टूट भी गया है। तुम तो अपने बाबूजी का स्वभाव जानते हो, वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ किया है जो अब करेंगे? जीवन भर तो तुम लोगों के लिए ही करते रह गए और उसी में उन्हें खुशी मिलती है। यह बात तुम लोग अभी नहीं समझोगे। तुम्हारे बच्चे कुछ बड़े हो जाए तब तुम्हें यह बात समझ में आएगी। बेटा, मैं जानती हूँ उन्हें देखने में दिक्कत हो रही होगी, पर वह बोलेंगे नहीं। ललिता जी अपने बेटे राजेश से कहती है। राजेश बोला, माँ, क्या बाबूजी की वकील बनकर आई हैं? और एक बात, अभी पापा भैया के घर से 1 हफ्ते पहले आए हैं। क्या वहाँ यह चश्मा पुराना नहीं हुआ था या टूटा नहीं था? आपने भैया से क्यों नहीं कहा? उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर हर खर्चा आप हमारे ही सर पर आकर क्यों सुनाती हैं? मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मुझे कहीं से उठा कर लाई हैं? ललिता जी की आंखें भर आई। वह बोली, हे भगवान, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? 9 महीने अपने कोख में तुम्हें पाला और आज तुम मुझ पर ऐसा लांछन लगा रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे बाबूजी के लिए चिंतित हूँ। तभी राजेश की पत्नी रेनू आकर बोली, हाँ हाँ, आपको अपने पति और बड़े बेटे की चिंता है, पर इस बेटे की तो आपको कोई चिंता ही नहीं है। हम क्या डकैती करते हैं जो हमारे पास इतने पैसे होंगे जो आप बोलेंगे और हम खर्च कर देंगे? और बाबूजी की अगर इतनी ही चिंता है तो अंधे की लाठी बन जाइए। मैं तो कहती हूँ उनके साथ आप सुबह सुबह घर से निकल जाया कीजिए। हो सकता है किसी राह चलते को आप पर दया आ जाए और कुछ मदद ही कर दे। ललिता जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? हम क्या भिखारी हैं? और जब मेरे 2 बेटे कमाने वाले हैं तो मैं दूसरों से क्यों मदद लूँगी? राजेश बोला, काहे का बेटा, मुझे कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ आप लोग रह रही हो, खाने पीने को मिल रहा है, इतना ही बहुत है। इतना कहकर राजेश और रेनू वहाँ से चले गए। तभी दरवाजे के अंदर ललिता जी के पति कंचन बाबू सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ललिता जी बोली, राजेश के बाबूजी, जरा संभल कर, आगे सीढ़ियाँ हैं। कंचन बाबू बोले, ललिता, जरा मुझे हाथ तो देना, अब तो बिना चश्मे के देखना भी बंद हो गया है। ललिता जी ने अपना हाथ बढ़ाया और कंचन बाबू को बरामदे तक ले जाकर वही दोनों बैठ गए। ललिता जी बोली, मैंने आपको रामू के पास ही बोला था कि उससे कहकर एक नया चश्मा बनवा लो, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आप जानते हैं बच्चे अब हमारी नहीं सुनते हैं, उनके लिए हम एक बोझ हो गए हैं। कंचन बाबू हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने रामू से नहीं कहा होगा? रामू ने मुझसे कहा कि जाकर बहू से पैसे मांग लीजिए। उसके बाद बहू ने जो मुझसे कहा, ललिता, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कहते कहते कंचन बाबू की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और असहाय महसूस कर रहे थे। ललिता जी जिस भी बहू के साथ रहती थी वहाँ घर के सारे काम काज करती थी, तो खाना पीना मिल जाता था। कंचन बाबू रात का खाना खाकर सो गए हैं, पर ललिता जी की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें पति की चिंता हो रही थी कि वह घर से हर रोज़ सुबह निकल जाते हैं, कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। ललिता जी याद करने लगी कि कैसे दोनों बेटों की नौकरी करने के बाद कंचन बाबू ने अपने पैसों से उन दोनों को घर खरीद कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वह अक्सर कंचन बाबू के पैसों की मदद लेते रहे। गांव के ज़मीन और घर
दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से दूसरे किसानों को दे रखा था। कंचन बाबू के हाथों में तो पेंशन के अलावा कुछ आता ही नहीं था। कम देखने की वजह से दोनों बेटे पेंशन भी खुद ले आते थे और अपने हिसाब से खर्च भी कर देते थे। खुद के पैसे होते हुए भी बेचारे दोनों दंपति अपने उन बच्चों के सामने हाथ फैलाते थे जिन्हें कभी उन लोगों ने खाली हाथ नहीं रखा। रोजाना की तरह अगले दिन कंचन बाबू अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए पार्क में चले गए। अभी 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई। ललिता जी एक पल को डर गई और बोली, ना जाने यह मोटरसाइकिल चलाने वाले अपने दाएं बाएं देखते भी हैं कि नहीं। बेचारा जी से चोट आई होगी, कितना दर्द हो रहा होगा। ललिता जी घर के कामों में लगी थी, तभी घर के फ़ोन की घंटी बजी। रेनू ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि आपके ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत ज़ोर की चोटें आई हैं, हम उन्हें अस्पताल छोड़ने जा रहे हैं, आप तुरंत वहां पहुंचिए। रेनू ने फ़ोन नीचे रखते हुए कहा, हे भगवान, अब यह क्या नई मुसीबत है। बैठे बैठे इन बूढ़ों की वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अगर एक्सीडेंट ही होना था तो 2 दिन बाद हो जाता। आज 29 तारीख है, 2 दिन बाद वह जेठ जी के पास चले जाते तो कम से कम हमारा यह खर्चा तो बच जाता। ललिता जी बोली, क्या हुआ बहू, किसका फ़ोन था? रेनू बोली, किसका फ़ोन रहेगा, आपके पति देव को जो घूमने की बीमारी लगी है उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया है। यह एक्सीडेंट 2-3 दिन बाद नहीं हो सकता था। ललिता जी रोने लगी, बहू यह क्या कह रही हो, मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चलो, ना जाने उनकी क्या हालत हो रही होगी। रेनू बोली, अरे ठहर जाइए, मैं अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ और वैसे भी वह आधे घंटे में मर नहीं जाएंगे। रास्ते के लोग उन्हें उठाकर अस्पताल पहुँचा चुके हैं। बेचारी ललिता जी आधे घंटे तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रही। तब जाकर रेनू उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत चोटें आई है और अंदर ब्लीडिंग हो गया है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेहतर होगा आप आधे पैसे पहले जमा कर दीजिए ताकि हम इनका इलाज शुरू कर सकें। रेनू ने तुरंत राजेश को फ़ोन करके बुलाया। राजेश आते ही बोला, क्या ज़रूरत है स्पेशल वार्ड में रखने की? आप इन्हें जनरल वार्ड में रखिए। मैं तो कहता हूँ किसी सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं, वहाँ कम पैसे में इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, इतना वक्त नहीं है, अगर ऑपरेशन अभी नहीं करवाना है तो 2 दिन बाद करवा लीजिएगा। ब्रेन का इलाज अभी शुरू करना होगा। आप इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो हम उनके बचने की गारंटी नहीं लेंगे। ललिता जी बेटे के पैरों में पड़ गई। नहीं नहीं बेटा, यह रिस्क मत लो, अपने बाबूजी का यहीं इलाज करवा लो। राजेश बोला, इतना आसान नहीं है, ठहरो, मैं भैया को फ़ोन करके बुलाता हूँ, उन्हें भी खर्च करना होगा, वरना मैं 1 पैसा खर्च नहीं करूँगा। राजेश ने भाई को फ़ोन किया। भाई ने बहाना बना दिया तो राजेश बोला, माँ अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दूँगा। ऑपरेशन तो 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, शायद तब तक बाबूजी ठीक हो जाए। और वैसे भी 2 दिन बाद आपको भैया भाभी के पास जाना था, तो 2 दिन बाद का खर्चा वही उठाएंगे। इतना कहकर राजेश बिना पैसे जमा करवाए वहाँ से चला गया। अस्पताल में बैठे लोग कहने लगे, कैसा निर्मोही बेटा है, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर यह शरीर दिया, आज उसी बेटे के पास अपने बाप के लिए कुछ पैसे नहीं है। वहीं बैठी एक महिला बोली, अभी जो इसकी बीबी कह दे कि मुझे स्विट्ज़रलैंड घूमने ले चलो, तो यही आदमी खुद को बेचकर बीबी को ले जाएगा, पर अपने मरते बाप को नहीं बचाएगा। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो बेहतर होगा औलाद ही ना दे। ललिता जी अपने आसपास राह चलते लोगों से आंचल फैलाकर मदद मांग रही थी।
कोई 100 रुपये देता तो कोई 50 रुपये। तभी वहाँ एक वृद्ध महिला आई और बोली, बहन जी, इस मदद से आपके पति ठीक नहीं हो पाएंगे। आप अपने बेटे से अपना अधिकार वापस क्यों नहीं मांगती? ललिता जी बोली, उन लोगों ने तो मदद करने से ही इनकार कर दिया। अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? महिला ने अपना परिचय दिया कि मैं एक संगठन चलाती हूँ। मैं खुद ही ऐसी स्थिति को भुतभोगी हूँ, पर मैंने अपने बेटे को सबक सिखाया, तो अब आपकी बारी है। ललिता जी ने उन्हें सब कुछ बताया। तब वह महिला बोली, जब आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया तो अब उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चलिए मैं इसका उपाय बताती हूँ। महिला ने संगठन की तरफ से पहले कुछ पैसे ललिता जी को मुहैया करवाया और कंचन बाबू का इलाज शुरू किया। बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उनके बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया। ललिता जी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटों का घर हमारे नाम पर ही खरीदा गया था, ताकि उन्हें लोन आसानी से मिल सके, और उस लोन को चुकता करने के लिए मेरे पति ने अपने पेंशन तक बेच डाले थे। ललिता जी एक बार फिर अपने दोनों बेटों से बोली कि मैं एक आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम अपने पिता के इलाज के लिए मेरी मदद करोगे या नहीं? दोनों बहुएं, जिनमें आज तक बनती नहीं थी, आज एक छत के नीचे आ गई और दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया। बड़ी बहू आरती बोली, रेनू, अगर आज हम झुक जाएंगे तो यह बला कभी दूर नहीं होगी। अच्छा है, इसी बहाने बूढ़ा मर जाएगा और बुढ़िया को वृद्धा आश्रम छोड़ आएंगे। दोनों बेटे बहू बात करते समय एक हो गए। ललिता जी ने रिश्तेदारों सबको अपने बेटे बहू की कहानी बताई। चारों तरफ थू थू होने लगी और इधर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पिता का इलाज के लिए खर्च देने की बात की। हर तरफ से बदनामी होने लगी तो दोनों बेटों ने आपस में खर्च बांट लिया और कंचन बाबू का ऑपरेशन हुआ। एक रोज बेटे अस्पताल आए और माँ को बोले, हमारी इज्जत उछालकर आप बहुत खुश हो रही हैं, पर अब देखता हूँ आपको कौन रखेगा। यहाँ से बाबूजी को लेकर किसी वृद्धा आश्रम या चौराहे पर चली जाना, पर हमारे घर कभी मत आना। ललिता जी ने कहा, वह घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। और तुम कौन होते हो हमारे घर से निकालने वाले? मैं कहती हूँ हमारे घर को अभी के अभी खाली करो। राजेश ठहाका लगाकर हंसने लगा। माँ, चोट बाबूजी को लगी है और असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है, या फिर पी रखी है आपने? अब घर तो खाली नहीं होगा। तभी उनके सगे संबंधी उनसे मिलने आए और दोनों बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम तुम्हें समाज से बेदखल कर देंगे अगर तुम लोगों ने इनका घर नहीं खाली किया। ललिता जी इतने पर रुकी नहीं। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मदद मांगी और इंस्पेक्टर के साथ जाकर घर के कागजात को निकलवाई और दिखाई। दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जो माँ चुपचाप गाय बनकर बैठी रहती थी, आज इस रूप में कैसे। कुछ दिन बाद कंचन बाबू को होश आया। अब उनकी स्थिति ठीक थी। तब ललिता जी ने उन्हें सारी बात बताई। कंचन बाबू बोले, ललिता, तुम बहुत साहसी हो। जो कदम मुझे उठाना चाहिए था आज तुमने उठाया, पर चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज मैं जिंदा हूँ, तब उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। कल को अगर मैं नहीं रहूँगा तब तो वह तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। ललिता जी बोली, सुनो जी, अब आपको मैं अपने बच्चों के पिता के नाम से नहीं पुकारूंगी। अब आप बस मेरे पति हैं। जो कुछ हमने अपने बच्चों को दिया था, अब हम उनसे वापस लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे उस लायक नहीं हैं। उन लोगों ने मेरे पति को मरने के लिए छोड़ दिया था।
अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी और अपना सब कुछ वापस लूंगी। कुछ रोज बाद ललिता जी पति को लेकर वृद्धा आश्रम चली गई और फिर वहां से पुलिस को बताया कि मेरे बच्चों ने मेरा घर खाली नहीं किया है। कोर्ट की तरफ से दोनों बेटों को नोटिस गया था, पर उन्होंने घर खाली नहीं किया। तो पुलिस उनके घर पर आ गई और उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की और दोनों का सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दिया। दोनों बेटे बहू माँ बाप के पास पहुँचे और बच्चों की दुहाई देने लगे। ललिता जी बोली, बहू याद है तुम्हें? मैं भी रो रो कर अपने पति के जीवन के लिए तुम लोगों से भीख मांग रही थी, पर वह मेरी भूल थी। अरे जो बच्चे उन्हें एक चश्मा खरीद कर नहीं दे पाए, वह पिता का इलाज के लिए पैसे खर्च करेंगे। जाओ जाओ और अपने यह मगरमच्छ का आंसू कहीं और बहाओ। दोनों बेटे बहू हैरानी से माता पिता को देखते रह गए। ललिता जी कंचन बाबू को सहारा दी और बोली, चलिए जी अपने घर चलते हैं। वह हमारे पैसे का घर है, उस घर पर बस हमारा अधिकार होगा और हमारे मरने के बाद उन माँ बाप के काम आएगा जिनकी औलाद इन जैसी होगी। इस घर को ललिता जी ने किराए पर चढ़ाया। उन पैसों से अपने घर के लिए 2 काम वाली रखी। पेंशन अब कंचन बाबू के हाथ में आता था, तो दोनों का जीवन यापन बड़े अच्छे से होने लगा। अब ललिता जी दूसरे संगठन से जुड़ने लगी और वृद्ध माता पिता को यह संदेश देने लगी कि जो बच्चे मरते हुए माता पिता के ना हुए, वह समाज के या किसी के क्या हो पाएंगे। जब बच्चे कमाने लायक हैं तो कभी उन पर बड़ी रकम खर्च ना करें, क्योंकि जो बच्चे आज आपके काम ना आए वह कल क्या आएंगे। तो अपने और अपने पति के बारे में सोचिए। बहुत फर्ज निभा लिया आपने माता पिता होने का, अब एक दूसरे के लिए फर्ज निभाइए। ललिता जी की बातें घर घर में गूंजने लगी और वृद्ध दंपति उनकी बातों से बहुत प्रभावित होने लगे। देखते ही देखते ललिता जी बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब वह अपना पूरा समय समाज और पति के लिए व्यतीत करती थी, क्योंकि अब वह दुनियादारी के मोह से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। बच्चों के दिए गए चोट ने उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया कि अब नहीं चाहती कि किसी और माता पिता को ऐसी तकलीफ हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।